नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्र दमन तिवारी हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 के लिए यूजी पीजी प्रवेश परीक्षाओं का ऐलान किया जा चुका है और परीक्षाओं की जो तिथि है, जो संभावित तिथि है, वो भी घोषित की जा चुकी है। और आप सभी लोग जो लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते होंगे सत्र 2024-25 में, आप सभी लोगों ने अपना आवेदन फॉर्म भरा होगा और अगर नहीं भरा होगा तो अभी प्रक्रिया में होंगे। हम लोग लगातार इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो एलएलबी के और एलएलएम के और पीएचडी के मसलन जो लॉ के लोग हैं, जो भी लॉ फैकल्टी में एडमिशन चाहते हैं, उनके मदद के लिए, उनकी सहायता के लिए हम लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से बात करते आए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से और आने वाले तमाम सारी वीडियोस के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में और एलएलएम कोर्स में, पीएचडी का तो यार अभी हाल ही में हुआ है, तो पीएचडी में तो मुझे लगता है जो अगला सत्र आएगा 5 से 6 महीने लग जाएगा। तो जब पीएचडी का आएगा तब पीएचडी का भी देखा जाएगा। लेकिन अभी का जो है एलएलबी 3 इयर्स कोर्स का, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स का और एलएलएम कोर्स का जो आपका एंट्रेंस होना है, उस एंट्रेंस को लेकर के, उसमें जो आपके तमाम सारे सवाल हैं उनको लेकर के हम लोग लगातार इस वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। तो आज के अपने इस पहले वीडियो में, इस सत्र के पहले वीडियो में, जो भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स में एडमिशन पाना चाहते हैं, एलएलएम में लेना चाहते हैं एडमिशन, और वो ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो इसी चैनल पे यदि आपके पास समय होगा, खैर आपके पास ढेर सारी सामग्री और भी होगी जहाँ से आपको पढ़ने लिखने के लिए मदद मिलती होगी, लेकिन अगर आपको और सारी कुछ अपडेट चाहिए तो इसी चैनल पर कुछ पुराने वीडियोस भी पिछले साल के भी हैं जो अपलोड हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने क्रैक किया था, एंट्रेंस क्रैक किया था, उनसे बातचीत की वीडियोस भी हैं। तो आप वहाँ चाहें तो जा करके वीडियो देख भी सकते हैं। बाकी अगर जो नए वीडियोज़ हैं मैं लगातार प्रयास करूँगा कि आते रहें। तो 3 इयर्स कोर्स में अगर हम बात करें, एलएलबी 3 इयर्स कोर्स जो लखनऊ विश्वविद्यालय का है, तो सबसे पहले जान लीजिए चलता कहाँ पर है ये। तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एक जो मेन कैंपस है, जिसको बादशाह बाग में बोलते हैं, आईटी के पास वाला, ये वहाँ पर ना चल के ये जानकीपुरम में चलता है, जो सीतापुर रोड पे है। तो पहली चीज़ तो जानिए कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एलएलबी 3 इयर्स का जो कोर्स है, एलएलबी 5 इयर्स का कोर्स, मतलब लॉ का जो पूरा कोर्स है, पीएचडी भी, वो चलता है जानकीपुरम में, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय का सेकंड कैंपस, मेन न्यू कैंपस बोलते हैं उसको, जानकीपुरम सीतापुर रोड पर। कोर्स की अगर बात करें, कोर्स किस प्रकार का है, तो एलएलबी 3 इयर्स का जो आपका कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है। अच्छा, कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का 2-3 प्रकार के कोर्स हैं। एक तो रेगुलर कोर्स है, एक तो सेल्फ फिनांस है। सेल्फ फिनांस या सेल्फ फाइनेंस जिसको बोलते हैं, वो एलएलबी जो 5 इयर्स का आपका कोर्स है, जो इंटर के जस्ट बाद होता है, वो एलएलबी का जो कोर्स है वो इंटीग्रेटेड कोर्स सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। और आपका एलएलबी 3 इयर्स का कोर्स रेगुलर कोर्स है। इसी की वजह से आपकी जो फीस है वो थोड़ी कम पड़ती है। अगर मीडियम की बात करें, किस मीडियम में पढ़ाई होती है, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि क्या वहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, या बाइलिंगुअल होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए ठीक ठाक है, आप हिंदी में पढ़ना चाहें हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो इंग्लिश में पढ़िए, उसमें कोई ऐसी रोक टोक या बाध्यता नहीं है। हॉस्टल की अगर बात करें तो हॉस्टल दोनों ही लोगों का, लड़कों का लड़कियों का, लड़कों का हॉस्टल होमी जहांगीर भाभा करके है, और जो लड़कियों का हॉस्टल है वो BR अम्बेडकर गर्ल्स हॉल है, और एक गंगा छात्रावास है। दोनों का जो हॉस्टल है वो इसी कैंपस में है। फीस की अगर बात करें तो करीब 45-46 रुपये सेमेस्टर के हिसाब से एलएलबी 3 इयर्स की आपकी जो फीस है वो लगती है। अब जो एक बड़ी चीज़ है, सीट्स की बात करें, सीट्स कितनी है एलएलबी 3 इयर्स कोर्स में, तो जो एलएलबी 3 इयर्स कोर्स है, रेगुलर कोर्स है, उसमें कुल सीटें 320 हैं। और इस 320 सीटों में अगर आप लगातार कोई ना कोई एग्ज़ाम देते ही रहते होंगे, आपको फार्मूला पता ही होगा, आधी सीटें रिजर्व्ड हैं, आधी सीटें अनारक्षित हैं। 320 में जो ओपन की सीटें हैं वो 160 सीटें हैं। 160 सीटें ओपन की हैं और ओबीसी की लगभग 85 से 86 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट के लिए करीब 75 के करीब सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 32 सीटें हैं। ये सब मिला करके कुल 320 से थोड़ी सी ऊपर ही हो जाती हैं सीटें हैं। और खैर इन सीटों की संख्या का मतलब ये नहीं है कि मैंने कहा 160 सीटें ओपन है तो अगर आप ये मन में आप ये मत सोचिएगा कि 160 रैंक तक अगर मेरी आ जाएगी तो भी मेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के लोग, बहुत सारे एससी कैटेगरी के लोग और बहुत सारे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग वो भी आ जाते हैं ओपन कैटेगरी में, तो वो सीटों की वहाँ पर थोड़ी सी कमी हो जाती है। इस सब चीज़ों को लेकर के हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी बस केवल एक परिचय साहब इसको ले लीजिए। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन दोनों प्रकार का, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। एक तो आपकी कास्ट वाला है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, और ये ईडब्ल्यूएस वाला है। तो एक तो ये वाला रिजर्वेशन है, और दूसरा है तो वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन का है, उत्कृष्ट खिलाड़ी जिसको बोलते हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड का है, दिव्यांगजनों का है, और जो कॉलेज टीचर्स हैं उनका कुछ कोटा है, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई का कोटा है जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, और एनसीसी का कोटा है, एनएसएस का नहीं, एनसीसी का कोटा है, और फ्रीडम फाइटर का कोटा है। रिजर्वेशन है, मीन्स सीटें कुछ आरक्षित हैं इनके लिए। अब जैसे फ्रीडम फाइटर के लिए कुछ सीटें नहीं आरक्षित हैं, उसमें शुरुआत के 1 या 2
जो फ्रीडम फाइटर के लोग हैं वो आ जाते हैं। बात अगर करें कि सेमेस्टर सिस्टम है या ईयरली सिस्टम है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB और LLB 3 ईयर सब में आपका जो सेमेस्टर सिस्टम है, एक साल में 2 सेमेस्टर वाला व्यवस्था है। अब वो चीज़ जिसके लिए आप शायद वीडियो देखना चाहते होंगे, आपके मन में लगातार सवाल होंगे। अच्छा, जब ये आप ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं अपने अनुभव के आधार पर भी, चूँकि मेरा विश्वविद्यालय से LLB ऑनर्स रहा है और फिर PhD तक मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो यहीं से है। तो एक चीज़ मैं आपको ये स्पष्ट कर दूँ कि मतलब बहुत सारे चैनल हैं, जो बहुत सारे मेरे जानने पहचानने वाले लोगों के चैनल हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं, लगातार अच्छी वीडियोज़ डाल रहे हैं, अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि लखनऊ विश्वविद्यालय में जो भी एंट्रेंस होता है, चाहे वो UG का एंट्रेंस हो चाहे वो PG का एंट्रेंस हो, जैसे ही एंट्रेंस होता है तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सबमिट करा लिया जाता है। क्वेश्चन पेपर सबमिट कराने की बात बताना ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर सबमिट हो जाता है तो कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं सारे के सारे जो सवाल बता रहा हूँ पिछली बार आए थे, तो मुझे तो लगता है कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि हूबहू वो 100 सवाल ला करके आपको बता दे। स्मृति आधारित होता है, हम भी किसी से पूछते हैं, हम भी किसी से पता करते हैं, या आप भी, अब हो सकता है आप अगर दोबारा इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आपने पिछली बार पेपर दिया हो, तो आप भी अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आपको कितने सवाल याद हैं। तो कुछ कुछ सवाल लोगों से पता करते, उसको कलेक्ट करके उसको एकत्र करके आपके लिए लाते हैं हम लोग। बाकी अगर कोई ये कह रहा है कि ये हूबहू ये पुराना पेपर है, मैं आपको पुराना पेपर का PDF भेज सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, उस पर विश्वास मत करिए, मेरी राय मानिए। तो बाकी आपके ऊपर है। अब अगर हम बात कर लें सिलेबस की कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के जो एंट्रेंस में चीज़ें क्या पूछी जाती हैं, मुख्यतः क्या पूछी जाती हैं, मैं जो सेगमेंट है, जो टॉपिक है, उसको लेकर के 2-2 3-3 4-4 वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से सवाल पूछे जाते रहे हैं। अभी इस वीडियो में मैं बड़े स्तर पर यह बात करना चाहता हूँ कि मुख्य जो विषय हैं वो क्या क्या हैं, जहाँ से सवाल आपके आते हैं। पहला विषय आपका हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को केवल हिस्ट्री ना कह करके मैंने पूरा नोट किया इसीलिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो एंशियंट पीरियड रहा, जो मेडिवल रहा, जो मॉडर्न रहा, और 1947 तक का जो इतिहास रहा हमारा, उसको पूरा, ऐसा नहीं कि केवल एंशियंट आपको पढ़ना है या मेडिवल पढ़ना है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ एंशियंट से, मतलब मैं एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूँ कि एंशियंट से कुछ कम सवाल आए हैं, मेडिवल से ज़्यादा आए हैं, मॉडर्न से ज़्यादा आए हैं, इस प्रकार से आप उसको बंटवारा जरूर कर सकते हैं। आगे की वीडियो में वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन हिस्ट्री की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कल्चर, इतना आपको दिमाग में ये चीज़ याद रखनी है। जिस भी जगह से आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आप ऐसे सवालों को ढूंढिए जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और कल्चर से जुड़े हों। दूसरी चीज़ साइंस। अब साइंस तो बहुत छोटा सा शब्द हो गया साइंस कहना। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं। केमिस्ट्री से बहुत कम सवाल आते रहे हैं, मुख्यतः जो फिजिक्स से सवाल हैं, बॉटनी, जूलॉजी से सवाल हैं। उसके साथ मैंने एक चीज़ और जोड़ी है कि डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान में, तकनीकी में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी विकास हो रहे हैं, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, वहाँ से खूब सवाल आते हैं, भर भर के सवाल आते हैं। तो साइंस को केवल साइंस के तौर पर ना पढ़ करके डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर पढ़ना है, और साथ ही में थोड़ा सा कम्युनिकेशन एंड स्पेस के विषय में भी जानते रहना है। तो साइंस की जो पूरी लाइन है वो साइंस, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन एंड स्पेस, इतनी पूरी बात आपको देखनी है। तीसरी चीज़ जो जिससे हम, मतलब मैं भागता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग के जो सवाल हैं वो किस प्रकार के हैं, वह मान के चलिए कि हाई स्कूल इंटर लेवल के हैं, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं हैं। और खैर ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मैथ रीजनिंग में बहुत बढ़िया नहीं हैं, अन्य चीज़ों के में आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तब की बात मैं कह रहा हूँ, तो मैथ्स को, रीजनिंग को थोड़ा सा अगर दो चार सवाल ही आते ही हैं, अगर आप उसको छोड़ना भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, या अगर वो आपको लग रहा हो कि गलत हो रहा है, शायद सही नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक ही शर्त पर, जब आप अन्य चीज़ों को बहुत बढ़िया कर रहे हो, आप हिस्ट्री को, साइंस को और अन्य चीज़ों को बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में टाइम का सवाल है, स्पीड का सवाल है, डिस्टेंस का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, डायरेक्शन का सवाल है, ब्लड रिलेशन के सवाल हैं, साइलोजिज्म है, डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है। डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, उसके सवाल आते ही आते हैं। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, और कुछ एक ऐसे टॉपिक और हैं जो मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक जो मैं इकट्ठा कर पाया, मुझे इतनी चीज़ें मिली। तो ये मैथ्स और रीजनिंग का पोर्सन है। उसके बाद सबसे जो बड़ा एक पोर्सन है, हमेशा आता रहा है, इंडियन पॉलिटी का। उसके लिए आपको बहुत ही गंभीर रहना है और बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पॉलिटी पढ़ करके आना है, क्योंकि पॉलिटी बड़ी भूमिका अदा करेगी आपके सिलेक्शन में और आपको बाहर करने में। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करें, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, अलग अलग टर्म्स हैं। मैं उन सब चीज़ों को एक साथ अगर कहूँ
तो आपको करंट अफेयर्स में जो नेशनल इश्यूज़ हैं और हालिया नेशनल इश्यूज़ के साथ जो भी टॉपिक हैं आप सोशल रेलिवेंस, वो सब की सब चीज़ें आपको पढ़नी है। मींस करंट अफेयर्स के साथ में आपको जो भी बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो भी ज्वलंत विषय हैं, जो भी हाल फिलहाल चल रही हैं चीज़ें। जैसे अभी अचानक मुझे एक चीज़ याद आई कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, उस पर जो एक कमेटी बनी उसमें कौन लोग हैं, कौन उसको प्रेजाइड कर रहा है, उसकी बैठक वगैरह को लेकर के, मतलब इस प्रकार की जो चीज़ें सोशल रेलिवेंस की हैं। अब पता नहीं उसको करंट अफेयर्स कहना चाहिए या उसको जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ क्या कहना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। तो टॉपिक ऑफ सोशल रेलिवेंस आपको देखना है। उसके बाद इकोनॉमी की अगर बात करें तो सवाल इंडियन इकोनॉमी के आते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये देख लीजिए कि इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती, इकोनॉमिक्स नहीं पूछी जाती, अर्थव्यवस्था नहीं पूछी जाती। इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र का अंतर देखिएगा। इकोनॉमिक्स ना पूछ करके इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, और इंडियन इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे हैं तो उस समय थोड़ी सी यूपी की इकोनॉमी आपको देखनी है। अच्छा, यूपी की इकोनॉमी इसलिए देखनी है कि जैसे बहुत सारे बयानों में कहा जाता है, बहुत सारे प्रेस रिलीज में कहा जाता है कि यूपी इंडिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा हिस्सा दे रही है, या उत्तर प्रदेश का इस फला चीज़ के उत्पाद में ये नंबर है, या यूपी के बहुत सारी स्कीम्स हैं। जैसे ओडीओपी को लेकर के एक बार सवाल आया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर के सवाल आया था। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है, कोई ऐसी बड़ी योजना है जो एक बड़े स्तर पर एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल हो रही है और जो अखिल भारतीय स्तर पर लोगों को प्रभावित कर रही है, तो ऐसी योजनाओं को, और जो अच्छे से इंडियन इकोनॉमी में योगदान दे रही हैं, उनको लेकर के आप थोड़ा सा यूपी की इकोनॉमी पर भी फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे। मैंने लिखा तो था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और यूपी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप जो इंडियन ज्योग्राफी है केवल उसको देखिए। अच्छा, इंडियन ज्योग्राफी में क्या चीज़, जैसे भारत की स्थिति, भारत की स्थिति का मतलब ये कि भारत, जैसे एक सवाल अक्सर आता है कि भारत की जो सीमा है वो कितने देशों से स्थलीय सीमा है, या भारत के किस राज्य की सीमा कितने कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है। तो इस प्रकार के सवाल, इंडिया की जो अक्षांश, देशांतर और तमाम प्रकार की जो भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर के सवाल आते रहे। उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा, खैर वो मुझे जनरल नॉलेज में या करंट अफेयर्स में कहना चाहिए, लेकिन मैंने उसको अलग से इसीलिए लिखा कि मैं दोबारा से उसको विशेष बता सकूं। इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत एवं विश्व। और जब भारत और विश्व के सवाल हैं तो ऐसे सवाल कि भारत के किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा वैश्विक स्तर पर काम किया है जिसे एक पहचान मिली है भारत को। भारत, अब वो इंडिया एंड वर्ल्ड में मैं कहूँगा, जैसे मैं एक अलग से आपको बताऊँ कि करंट अफेयर्स में आपको अवार्ड्स भी देखने हैं। अब वो अवार्ड्स भी देखने हैं, मैंने वहाँ भी बोला। या मैं अगर आपसे कहूँ करंट अफेयर्स के अंदर कि अगर जैसे कोई राइटर है जिसको बुकर प्राइज़ मिला, तो थोड़ा सा इंडियन वर्ल्ड में देख लीजिए कि भारत का विश्व में अगर कुछ ऐसा अग्रणी स्थान रहा है, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी भूमिका में, किसी भी चीज़ की हमने मेज़बानी की है, या किसी भी चीज़ के हम प्रणेता रहे हैं, तो इस प्रकार से जो इंडिया का जो वर्ल्ड में एक थोड़ा सा मजबूत भूमिका जहाँ पर रही है, वो सब चीज़ों को देख लीजिएगा। और अंतिम जो है इंटरनेशनल अफेयर्स और इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल अफेयर्स और इंस्टीट्यूशंस जब आप पढ़ रहे हो तो इंस्टीट्यूशन में आपको थोड़ा सा विशेष यूएन को लेकर के देखना है। यूएन के साथ में भी एक चीज़ और देख लीजिएगा कि हाल में जहाँ जहाँ आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा उसकी जानकारी करते रहिएगा। तो जो LLB 3 ईयर्स कोर्स के सत्र 2024 के प्रवेश के लिए इच्छुक लोग हैं, उन सभी को मैं बोलूँगा कि जो सिलेबस मैंने बताया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल यही पढ़ करके आइए, आप कहीं से जहाँ से पढ़ रहे हो, जैसे आप मान लीजिए अभी तक आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा उसके साथ में इंडियन कल्चर भी पढ़ लीजिए। अगर आप अभी तक केवल साइंस पढ़ रहे थे, या अभी तक आप केवल साइंस और टेक में डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्पेस वहाँ पर जोड़ लीजिएगा। मैथ रीजनिंग को मैंने जैसा बताया, तो उसमें अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, वाह वाह है आपकी। बाकी अगर आप इसमें से कुछ छूट रहा था तो उसको ऐड कर लीजिएगा। पॉलिटी हो गया, करंट अफेयर्स हो गए, नेशनल इश्यूज हो गए, सोशल रिलेवेंस के टॉपिक्स हो गए, ज्योग्राफी हो गया, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, इकोनॉमी को लेकर के, स्कीम्स को लेकर के बात होगी। तो ये है आपका जो वृहद सिलेबस है। मैं अब इसके बाद से, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे, उसके बाद से मैं प्रयास करूंगा कि एक एक विषय पर 2 से 3 वीडियो कम से कम ला करके, जो पुराने सवाल मैंने इकट्ठे किए हैं, जो लिख के रखे हुए हैं, कहीं से आए हैं, उन सवालों को, और आपके सीनियर से ही मसलन पूछा गया है कि कौन से सवाल आए हैं, उन्हीं के बताने के आधार पर या उनके गेसेस के आधार पर मैंने प्रयास किया है कि मैं उन चीज़ों को लेकर के आपके समझ आऊँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप LU में LLB 3 ईयर्स में एडमिशन चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा, और आने वाले लगातार वीडियो से हम आपकी मदद कर पाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे चाहें तो कुछ, अगर आपको कुछ जानना होगा तो मैसेज कर दीजिएगा। फ़ोन अक्सर नहीं उठ पाएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी लोगों का विश्वविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित हो और जल्द ही विश्वविद्यालय में आपसे मुलाकात हो। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। प्रणाम।